शरदेंदु सर जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूस के करीबी, जो रूस के पुतिन के करीबी हैं, वो अगर इस बात को कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तो इस बात के मायने आखिर क्या निकाले जाए? देखिए, जो रूस के तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये तमाम तरीके के जो नाटो कंट्री हैं, जो आज की डेट में काफ़ी एक्टिवेट हो रखे हैं और जिस तरीके से वो लगातार आर्थिक और मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं और यूक्रेन लगातार देखिए इतने समय युद्ध में बना रहा और आज भी अपने ड्रोन्स द्वारा जो रूस को क्षति पहुंचा रहा है, उससे कहीं न कहीं जो रशिया है वो तिलमिलाया हुआ है क्योंकि उसको हमेशा कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो ऑयल डिपो हो, चाहे हथियारों का ज़ख़ीरा हो और साथ में ड्रोन की जो अटैक जो मारक क्षमता है, वो अंदर तक घुसी हुई है। और साथ में बेलगरोद और कुर्स्क का इलाके पे वो पूरी तरीके से काबू नहीं कर पा रहा है। कुर्स्क का इलाका जो यूक्रेन ने कैप्चर कर रखा है, वो आज भी उसमें बने हुए हैं। रूस ने तमाम कोशिश की कि उसको रिकैप्चर किया जाए, लेकिन वो आज तक उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। वजह उसकी एक है कि पूरी तरीके से इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और तमाम ऐसे देश शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका भी इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जब मीटिंग होगी, तो शायद इसका सॉल्यूशन निकले। लेकिन आज की डेट में जो हमले हो रहे हैं, ये बाध्य कर रहे हैं रूस को ये बोलने के लिए कि अगर आप इस तरीके की मदद जारी रखेंगे और इसी तरीके के स्ट्राइक रशिया के अगेंस्ट करते रहेंगे, तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बल्कि उसको अब इंग्लैंड के ऊपर स्ट्राइक करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड के जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है देखिए उसके लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे रूस को नुकसान पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं युद्ध में रूस जरूर बना हुआ है और बड़े एडवांटेजेस पोजीशन में है, लेकिन नुकसान हो रहा है। एक तरफ उसने देखिए यूक्रेन की 18% से 20% टेरिटरी पे कब्जा कर रखा है। 4 प्रांतों में पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में है, जिसमें लोनास, डोनास्क, ज़पोरिज़िया और खार्सों है और साथ में देखिए क्रीमिया पे उसका पहले से ही कब्जा 2014 से। तो ये स्थिति उसकी बहुत मजबूत है। अब वो चाहता ये है कि जो कीव में किसी भी तरीके से कब्जा किया जाए या सत्ता परिवर्तन हो और आज की डेट में मेरा मानना है कि जो वेस्टर्न यूक्रेन का इलाका है, उसके ऊपर भी बड़े क्लेमेंट हैं। पोलैंड भी उस पे अपना हक की क्लेम कर रहा है, हंगरी भी कर रहा है, रोमानिया भी कर रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए यूक्रेन डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से मदद मिल रही, जिस तरीके से इंग्लैंड के स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये एक तरीके से उन सारे के सारे नाटो कंट्री को एक कॉशन दिया है कि आप अब युद्ध में यूक्रेन की मदद करना बंद करिए और ये तभी संभव हो पाएगा जब एक तरीके का डर उनके दिमाग में बैठा दिया जाए और ये थ्रेटनिंग नहीं है, इसकी तैयारी रूस ने टाइम टू टाइम कर रखा है। तमाम तरीके की उसने न्यूक्लियर ड्रिल की वॉर प्रैक्टिस की हुई है। साथ में बेलारूस में उसने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए हुए थे। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि यूक्रेन से ज्यादा ये तमाम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को एक कॉशन है और ये धमकी इसलिए मानी जा कहा जा सकता है क्योंकि अगर इसी तरीके से इंग्लैंड ने या फ्रांस ने या जर्मनी ने इनकी मदद जारी रखी और रूस को नुकसान पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेज वो आएगी जब रूस बाध्य हो जाएगा अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए और उसमें जो मेजर सपोर्ट देखिए रूस को मिल रहा है वो चाइना और नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया की तो देखिए ट्रूस भी आज की डेट में रशिया के साथ युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन की धरती पे। तो एक कंप्लीट पूरा का पूरा नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होके आ रहा है और रूस की बात को आप धमकी ना जी। समझे। रूस जो बोलता है उसको एग्जीक्यूट करने की वो काबिलियत रखता है। हम्म। ये इनका रशिया एक बहुत ही मैच्योर्ड कंट्री है। वो न्यूक्लियर ऑप्शन को एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करेगा जब तक उसकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जी, पे हमला नहीं होता है। बिल्कुल। जब तक यूक्रेन के ऑपरेशन हम्म। चलते रहेंगे तब तक इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन नेशन है उसको इस हम्म। युद्ध से दूर रखने के लिए इस तरीके के बयानात टाइम टू टाइम आते रहते हैं। बिल्कुल। यस। तिवारी जी, आपको क्या लगता है, अगर एलेक्सी इस बात का जिक्र करते हैं युवाओं से कि अगले 3 साल के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये खतरा हो सकता है? ये चेतावनी है बाकी देशों के लिए भी इस माध्यम से? क्या आपको लग रहा है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है? ये संकेत माने जाएं? देखिए, ये जो संकेत दिए हुए हैं, तो इस संकेत को आप सो आसानी से या सस्ते में इजी वे में नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है, ये जो यूक्रेन को वॉर हो रही है, ये यूक्रेन को तो पूरा सपोर्ट नाटो कंट्रीज का है ही। उनके जवान लड़ ही रहे हैं आके, आगे से नहीं, कई जो अरेस्ट किए गए हैं सब कई जवान हैं। और जो इनका बेसिकली जो ये अपना ड्रोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग की है, जिससे ये रशिया को बहुत परेशान कर रहे हैं, इसमें दूसरी ऑस्ट्रेलिया का हेल्प बहुत ज्यादा है। देखिए इन्होंने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी यूक्रेन की ड्रोन वहीं यूक्रेन में ही बना दिया है। अब ये बताते हैं कि यहाँ की जो फर्नीचर कंपनीज है वहीं पर ड्रोन बन रहे हैं, वहीं मैंने मतलब असेंबल हो रहे हैं, और उसमें जो इंटेलिजेंस लगाना है उसमें ऑस्ट्रेलिया के लोग इन्वॉल्व हैं। तो एक तरह इन डायरेक्ट सपोर्ट तो इनको है ही। इसी तरह रशिया की तरफ से देखिए, रशिया की तरफ से बेलारूस का और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट काफी आ गया है। ओनली डिफरेंस ये है कि वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, एक देश में लड़ाई नहीं होती है बल्कि दूसरे देश की बाउंड्री पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका मतलब अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो रशिया खाली यूक्रेन पे लड़ा, रशिया रशिया यूके पर भी अटैक करेगा, फ्रांस पर भी अटैक करेगा, और वो भी किसी और कंट्री पर अटैक कर सकते हैं। तो ये जिस तरीके से अभी सरदेंदु साहब बता रहे थे, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है और टू वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही नकारी तो नहीं जा सकती कि नहीं होगा, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि सबके सामने आके युद्ध करने में बहुत नुकसान है। और इन दैट केस रशिया को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, और उसका बहुत क्लियर है, उसका पहला टारगेट यूके ही होगा, अमेरिका नहीं। तो ये इंडिकेशन ये दे रहा, दबाव डाल रहा है रशिया, यूके को पर्टिकुलरली, जिस तरीके से बता रहे थे उनके मिजाइज ने रशिया को बहुत तंग कर रखा है। तो ये दबाव डाल रहा है कि तुम सुधरो। अभी तो जब ट्रंप आ रहे हैं तो उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि अमेरिका से सपोर्ट यूक्रेन को बंद हो जाएगा। अब खाली यूके और फ्रांस की तरफ से ज्यादा आने लगेगा। बाकी भी देखिए, जैसे फ्रांस में ब्रेकअप, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में भी कुछ कंट्रीज परेशान हो गई हैं। स्लोवाकिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रेलिया है, जो बिकॉज ऑफ गैस की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। तो इसके ग्रुप में ब्रेकअप आ रहा है। लेकिन फिर भी ये यूक्रेन जो अटैक बार बार किए जा रहा है, इसमें कमी ज्यादा नहीं आ पा रही है। इसका कारण क्या है? सिर्फ कि नाटो का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक ये वॉर बंद नहीं होगा। और जैसे रशिया ने जो भी पोर्शन कब्जा कर रहा है उसके आगे बढ़ना नहीं चाहता होगी। अब बढ़ना भी मुश्किल है। जो टेरिटरी एक कंट्री ऑक्यूपाई करती है तो उसको रिटेन करना इतना आसान नहीं होता। रिटेन तभी पॉसिबल है जब वहां का लोकल सपोर्ट है। तो कोई भी देश इतने ही दूर तक आगे जा सकता है जहां तक उसकी उम्मीद है कि रिटेन कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, वियतनाम में भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया बिकॉज वहां लोकल सपोर्ट ज्यादा नहीं थी। अफगानिस्तान से सबको भागना पड़ा। तो ये तरीके हैं। तो इसलिए रशिया को भी लिमिटेड स्ट्राइक कर रहा है ताकि उनको डिस्करेज करने के लिए, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि और बार्गेनिंग में फिर जो वॉर है दूसरा शेप ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए रशिया एक हिंट दे रहा है कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। वर्ल्ड वॉर का मतलब यही है, किसी और देश पर भी रशिया अटैक कर सकता है। जी वर्ल्ड वॉर में हमने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में क्या देखा, कई ग्रुप्स आ गए थे, बट फिर जो वॉर का जो क्षेत्र था एक ही जगह नहीं था। जर्मनी ने फ्रांस में गए, फिर यूके गए, फिर भागते रहे, आगे बढ़ते गए। बट यहाँ पर अभी लड़ाई की क्षेत्र सिर्फ एक ही है, बल्कि इन्वॉल्वमेंट सारे देशों का है वर्ल्ड वॉर में। और इसमें खाली एक ही डिफरेंस है कि किसी और देश की एरिया में लड़ाई नहीं आगे बढ़ी है। तो इसका जो वार्निंग दे रहा है, इसकी वार्निंग को नाटो कंट्री के लिए अपना एक वार्निंग समझे, एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग समझे, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समझे, अकॉर्डिंगली डिसीजन ले, और यूक्रेन को छोटे मोटे रूप से जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको बंद करें, ताकि जो ये ड्रोन्स लॉन्च करके यूक्रेन बीच में यूक्रेन लॉन्च करके इनको रशिया में छोटे मोटे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और एक न्यूसेंस बना हुआ है, वो बंद हो। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये देर नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आएंगे। जी शरदेंदु जी, यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, उन पर क्या कुछ असर होगा अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, या फिर अगर हम बात करें एलेक्सो की, अगर वो इस बात को कर रहे हैं तो उसका प्रभाव किस तरीके से देखा जाए? देखिए, यूरोप आज की डेट में बड़ा रिसीविंग एंड पे है। आज की डेट में वहां इन्फ्लेशन बहुत हाई है,
उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रखी है, और जिस तरीके से चीप गैस जो प्रोवाइड करता था रशिया, वो बंद हो रखा है। तो अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वो उनके अलग सेट ऑफ समस्याएं हैं। एक तरफ वो नाटो का सदस्य बने हुए हैं, दूसरी तरफ वो इकोनॉमिक मार झेल रहे हैं। अमेरिका उनको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उनकी इकोनॉमी का क्या होगा? उनकी जो गैस की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसका क्या होगा? तो ये तमाम पहलू बने हुए जिससे कि यूरोप आज की डेट में त्रस्त है। सिर्फ एक यूके जो है वो टाइम टू टाइम रशिया को चेक करता हुआ जा रहा है, और स्टॉर्म शैडो मिसाइल के तहत और तमाम ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर उसने प्रोवाइड किए जिससे ये यूक्रेन टाइम टू टाइम उसका इस्तेमाल रशिया के अगेंस्ट करता है। मैं इसको एक अलग नजरिए से देखता हूं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट रशिया के आ रहे हैं वर्ल्ड वॉर के, मेरा मानना है कि जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने जा रही है, अगर वो सक्सेस नहीं होती है तब क्या होगा? जब तक मीटिंग सक्सेस होती है, अभी इसका कोई शेड्यूल आया नहीं, कोई इसका इटिनरी आया नहीं, कोई उसके डिटेल्स आए नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है कि दोनों की मीटिंग को जल्दी से जल्दी शेड्यूल किया जाए। कोई जरूरी नहीं कि ये मीटिंग पीसफुल या सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होती तो युद्ध का अंत होगा और यूक्रेन का में एक तरीके से पूरा का पूरा रशिया का डोमिनेंस होगा। अगर मान लीजिए ये मीटिंग फेल होती है, क्योंकि जो पुतिन है वो अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन को अपने गिरफ्त से वो नहीं जाने देना चाहते। 4 स्टेट उन्होंने पकड़ रखे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एथनिसिटी भी वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यूक्रेन को वो अपना हिस्सा, यूएसएसआर का हिस्सा ही था जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं, और उसके बाद तमाम तरीके को उनके कॉमर्शियल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यूक्रेन में रहे। तो यूक्रेन को अपने गिरफ्त से बाहर नहीं जाने देगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप का किसी बात पे एग्रीमेंट नहीं होता और वो वही लाइन परस्यू करते हैं जो आज की डेट में इंग्लैंड बोल रहा है या फ्रांस बोल रहा है, तो मेरा मानना है कि इसके एवज में रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, तब शायद युद्ध, ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन गुड सेंस शुड प्रिवेल। ट्रंप देखिए एक डिफरेंट तरीके के माइंडसेट लेके 20 तारीख से पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाएंगे अमेरिका में। वो किसी भी कीमत पे इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अगर वो अमेरिका की ग्लोरी को वापस लाना चाहते हैं, अमेरिका अमेरिका फॉर अमेरिकन की बात करते हैं, और इकोनॉमी को और ग्रेटर अमेरिका की बात करते हैं, जैसे कि उनके गल्फ ऑफ मैक्सिको का भी नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की सोच रखते हैं तो वॉर का उसमें कहीं गुंजाइश नहीं बनती। अगर जब वॉर नहीं है तो उनको एक तरीके से पीस टॉक के लिए पुतिन साहब को मनाना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लगाए जाएंगे जिससे कि दोनों की विन विन सिचुएशन हो। और जहां तक यूरोप का सवाल है, देखिए यूरोप आज की डेट में अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, जो मिलिट्री पॉलिसी होगी, उसको यूरोप और नाटो की कंट्री अक्षरशः लागू करते हैं। कभी कभी छोटा मोटा रिसेंटमेंट जर्मनी या फ्रांस से आता है, लेकिन वो भी इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पूरा का पूरा प्रिवेल करती है इस रीजन में। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ऐसी नहीं है सारे कंट्रीज की कि वो इस युद्ध को और आगे चलाएं। अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रखी है, तमाम तरीके के क्राइसिस हैं, आम नागरिक वहां का परेशान हो रहा है। तो युद्ध का अंत होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग जल्दी होगी और एक सक्सेसफुल मीटिंग होगी। जी। देखिए, यूक्रेन तो तबाह हो रखा है। यूक्रेन आज क्या चाहता है? यूक्रेन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हो, और कहीं ना कहीं वो फिर से रशिया के साथ नेगोशिएट करे। वो अपने 4 प्रांतों को वापस लेना चाहेगा। अगर वो क्रीमिया को सैक्रिफाइस करता भी है तो कहीं ना कहीं वो उसका ध्यान अपने चारों राज्यों को वापस लेने के लिए, और साथ में जो रशियन ट्रूप्स है वो पूरी तरीके से यूक्रेन से विड्रॉ करें। ये एक बहुत टॉल ऑर्डर है जिसको पुतिन शायद नहीं एग्री करेंगे। तो आज की डेट में जो स्थिति बन रही है उसमें यूरोपियन कंट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पीस टॉक के लिए नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो पीस की बात हो सकती है वो अमेरिका की तरफ से ही होगी, जी। और अमेरिका ने जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर कराया, उसी तरीके की कुछ रूपरेखा इसको यहाँ भी निभानी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन है, एनर्जी ड्रेन है, ये पूरा का पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो रहा है। अगर आप अमेरिका को पुनः उसके ग्लोरी पे लाना चाहते हैं तो आपको रिवैम्प करना पड़ेगा। युद्ध इसका आंसर नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका आंसर है, और बाकी देशों की इकोनॉमी आपके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, तब आप अमेरिका को फिर से ग्लोरीफाई कर पाएंगे। अगर आप ये स्टेप नहीं उठाते हैं तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लिहाजा एक सही सुलह होनी चाहिए। और जहां तक यूरोपियन कंट्री का सवाल है, उनकी मैं अलग फिलॉसफी नहीं मानता हूं। नाटो का मेंबर बनने के बाद सारे के सारे जो यूरोपियन नेशन है, जो नाटो के मेंबर हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी नीड को ताक पे रख दिया है।
वो हर तरीके से अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के रिसोर्सेस पर डिपेंडेंट है, लेकिन इकोनॉमी में उनको उनकी मदद अमेरिका नहीं कर सकता उस एक्सटेंट तक कि वहां पे एनर्जी भी आ जाए, गैस भी आ जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। ये लड़ाई सारे नेटो कंट्री जो यूरोप के नेशन हैं उनको खुद लड़नी होगी, और इसलिए उनका मुद्दा यह है कि यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए, यहाँ पे पीस आना चाहिए, उनको चीप एनर्जी मिलना चाहिए, उनको चीप गैस रशिया के थ्रू मिलना चाहिए। तो अगर इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है तो मेरा मानना है कि अब सिचुएशन बहुत राइप है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध एक सीमा से आगे और नहीं बढ़ सकता है। मेरा मानना है कि 4 स्टेट जो रशिया ने कैप्चर किए उससे उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। कीव में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, वेल एंड गुड, इलेक्शन वहां एज इट इज जो है, इलेक्शन हो, सत्ता परिवर्तन होता है या जेलेंस्की फिर से सत्ता में आते तो वो उनका इंटरनल मैटर है और इसको अंत होना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी जी, अगर हम बात करते हैं इस वक्त विश्व के देशों की, तो हमने देखा पिछले 2 से 3 सालों के अंदर लगभग सभी देश आपस में उलझते रहे, किसी की बनी नहीं और एक दूसरे पर वार करते रहे। चाहे इसमें इजराइल का नाम सामने आ जाए, गाजा हो, चाहे अगर हम यूक्रेन और रूस की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करते हैं, तो क्या ये जो अशांति फैली हुई है पूरे विश्व में, क्या इसने विश्व को कई धड़ों में बांट दिया है? कौन कौन से वो धड़े, आपको क्या लगता है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? देखिए, ये शुरुआत जो हुई है यूक्रेन और रशिया से हुई, इसको शुरुआत करने में अमेरिका का हाथ बहुत ज्यादा रहा, और जिस अमेरिका के जिस लीडरशिप पे गया वो लीडरशिप अब खत्म हो रही है। उस अमेरिकन लीडरशिप की वजह से यूरोप के जो इंपॉर्टेंट नेशंस थे सब यूक्रेन की हेल्प में आए और लड़ाई आगे बढ़ती रही। पहले रशिया के लिए तो आसान लगा था, रशिया को लगा था कि आसान है और हम कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, न पास में कभी भी हुआ है कि इतनी आसानी से यूक्रेन के कुछ पोर्शन को कब्जा कर सके। तो रशिया को बहुत समय लगा, और ये 4 प्रदेश जो है, डोनास, लुहांस्क, जापोरिज़िया और खरसन जो है, इसको कब्जा कर लिया, लेकिन पूर्ण रूप से अभी इसके ऊपर कब्जा नहीं है। इसका क्लेम कर चुके हैं, क्रीमिया इनके पास है। अब इस चक्कर में ये लड़ाई काफी आगे चलती रही। इस विषय में यूक्रेन के 30% लोग करीब वहां से बाहर चले गए, और यूक्रेन के कई जो सैनिक थे, जितने भी थे, जिन लोगों ने नए फौज ज्वाइन किया, वो करीब 70 to 80% ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। और यूक्रेन की तरफ से इनका मोरल और मोटिवेशन हाई रखने के लिए ये मर्सनरीज के रूप में दूसरे देश के, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कई कंट्री के लोग आके यूक्रेन की तरफ से लड़ते रहे। अब नतीजा ये हुआ कि लड़ाई अब नियरली 3 साल होने वाली है। कब तक चलेगी? सब परेशान हुए। पहले कुछ समय तक तो यूरोप का, जैसे भी सदस्य साहब बता रहे थे कि गैस की प्रॉब्लम हुई थी, तो 1 साल 2 साल तो उन्होंने निकाल लिया। सफर क्या किया? जर्मनी किया। जर्मनी ने जो एक डील ले रखा है कि हम न्यूक्लियर से नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए उनकी जो थोड़ी कमजोरी, उनके रिक्वायरमेंट पूरे नहीं हो पाए। अब जो 1 जनवरी को जो ये गैस वाली पाइपलाइन की डील जो खत्म हुई, तो अब जो छोटे छोटे देश के यूरोप के हैं उनमें परेशानी शुरू हो गई है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड मोल्डोवा और कई कंट्रीज, इनको परेशानी शुरू हो गई है। अब ये देश अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को कब तक खराब होने देंगे, ये देखने की बात है। और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर दाव लगाते हुए अमेरिका की चॉइस जो बाइडेन की थी वो कब पूरा कर सके, तो ये करनी हो सकता है। वो सारे देश यही इंतजार कर रहे हैं कि बाइडेन साहब जा रहे हैं और उनको एबल लीडरशिप और ट्रंप के माध्यम से एक करेक्ट डिसीजन आएगा जिससे ये शांति हो सके और ये सारी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन सारे फिर से चालू हो सके, ताकि उनको गैस, अब पर्टिकुलरली ये विंटर तो शुरू हो चुका है, इस विंटर नहीं तो अगले विंटर तक इनको ज्यादा परेशानी नहीं है। इन्होंने पहले से, नेटो कंट्रीज ने काफी पहले से भी गैस बहुत रिजर्व रख रखा था काफी दिनों से, तो उससे तो निकाल लिया 1-2 दिन, लेकिन कब तक चलेंगे ये परेशानी उनकी अवश्य बढ़नी है। अब एक पॉइंट और नोट करने की बात है, ट्रंप जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हमें ग्रेटर अमेरिका बनाना है। तो अगर ये चाहते हैं तो रशिया को, अपने यूक्रेन को, तो अगर लॉजिकली देखें तो यूक्रेन का पोर्शन लेने में उनको कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज वो जो चाह रहे हैं रशिया भी वही चाहता है। अब दूसरा देखिए चाइना का, चाइना भी ताइवान को चाहता है। तो ये बॉर्डर क्या सेटअप होगा डिपेंड्स, अभी ट्रंप क्या डिसीजन लेंगे। अब ना जो सिचुएशन जो विश्व में बैठी, ये यूक्रेन के बाद से जो इजराइल पे जो हमास ने सरप्राइज अटैक किया, उसने काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ये हमास थे कौन? हमास को भी सपोर्ट इजराइल ने ही किया था। तो जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप फ्लरिश नहीं करती, उनके मेन 2 रीजन होते हैं, एक इनकी फंडिंग, पैसे आने चाहिए, प्लस अनएम्प्लॉयड लोग होने चाहिए जिनको भड़काया जा सके, जिनको रिक्रूट किया जा सके, ये सब काम करने के।
तो इसराइल का भी, इसराइल की बहुत परेशानी हुआ। इसराइल की जो इज्जत थी वो भी था, इनका इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा धब्बा लगा और इस तरह से किसी को वापस आए ना। इसराइल का एक और पोर्शन है, हिजबुल्लाह से परेशान थे, हिजबुल्लाह भी उधर से अटैक कर रहा था ना। इसराइल के लिए अत्यंत आवश्यक था कि एक प्रॉपर बफर जोन बनाए, नॉर्थ में भी और हमास को उसकी तरफ भी बोला। तो इस तरह से उसने पूरा सीरिया में घुस के, और सीरिया में इतना कंफ्यूजन है कि रशिया उसको, इजराइल को अपना इंटरेस्ट काबू में रखने के लिए उसको हिजबुल्लाह को वहां से खत्म करना। और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वहां की सरकार खत्म करनी थी, लेकिन वही सरकार हिजबुल्लाह को सपोर्ट करी थी ईरान के माध्यम से। इस सरकार को जो भी एक एसटीएस जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसने सरकार को निकाल के खत्म कर दिया। इसका फायदा इजराइल ने काफी उठाया और जितने भी बॉम्ब्स, एमुनेशंस, आर्मामेंट्स थे, जो भी इजराइल आर्मी के, इजराइल एयरफोर्स के थे, वो इन टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में लगने वाले थे। ये लगने से पहले ही इजराइल ने सारा खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि टेररिस्ट ग्रुप जो भी ईरान सीरिया को कंट्रोल करे उसके पास कोई ऐसा आर्मामेंट ना हो जिससे कि वो रिटेलिएट कर सके और इजराइल पर अटैक कर सके। तो इसमें इजराइल ने एक प्रॉपर बफर जोन गोलन हाइट्स की तरफ भी अच्छा स्टैब्लिश किया, जहां से कि वो सीरियन कैपिटल के ऊपर एक ध्यान रख सकता है और अपने गन्स लगा के उनको टारगेट कर सकता है। और मेन इजराइल का एम यही था कि उसकी जो पॉपुलेशन है सारे बॉर्डर एरिया पर, नॉर्थ में भी हो, थोड़ा ईस्ट में भी हो, थोड़ा वेस्ट में भी, वो सिक्योर्ड रहे। उस सिक्योरिटी के लिए एक बफर जोन बहुत अत्यंत आवश्यक था। तो अभी फिलहाल तो इजराइल ने किसी तरीके से अपना बफर जोन स्टैब्लिश करने में सफल रहा, काफी लास्ट तक सफल रहा। अब तीसरी जो गेम थी वो हुती थे यमन से। अब हुती को भी अटैक करके हुती को भी काफी खत्म कर दिया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब हुती का देखिए, हुती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी कि हुती ने खाली इजराइल नहीं बल्कि उस जो रूट था, सी रूट था, उसमें भी दूसरी कंट्रीज के भी शिप्स को टारगेट करने लगा। ये परेशानी विश्व की पड़ने लगी। तो जिस तरीके से मैं क्या इस पे कहना चाहता हूं, तो अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को विश्व में कई देश उनको फंड करते रहेंगे तो उनकी एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन नहीं होते, इनका कोई एक रीजन, एक कॉज नहीं होता जिसके लिए हमें लड़ना है। उनको कॉज खाली सर्वाइवलिटी के लिए कि हम लड़ते रहेंगे, हमें पैसा आता रहेगा, हमारे पास लोग रहेंगे और हम न्यूज में रहेंगे। उनको कोई वो टारगेट नहीं है कि हमें ये कब्जा करना है, हमें हमारे लोगों को ये परेशानी करनी है। तो विश्व में अगर शांति लानी है कि टेरर फंडिंग जिस टेरर फंडिंग की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हमारे भारत देश को ये कई सालों से झेल रहा है। ये टेरर फंडिंग अमेरिका और कहां से आ रही थी। अब सीरिया को उन्होंने चौपट कर दिया, इधर सीरिया खराब हो गया। अब नेचुरली अब देखेंगे हमारे कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान की भी हालत ऐसी खराब हो अभी चल रहा है। और ये तो विश्व शांति, विश्व ऑर्डर को वापस लाना है तो ये टेरर फंडिंग पर एक बहुत बड़ा बैरियर लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बैरियर लगाना। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी है शरदेंदु जी, बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त पूरे विश्व के सामने। हर फ्रंट पे हमने देखा कि जो देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और अगर हम यूक्रेन की बात करें तो सीधे तौर पर यह भी कहा गया, क्योंकि यूक्रेन अगर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत डेवलप्ड कंट्री थी, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका को इससे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा था। और कहीं ना कहीं अमेरिका अगर सपोर्ट ना करता तो हो सकता है कि जो सीज फायर की बात थी वो पहले शुरू हो सकती थी, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कभी ये बात नहीं की गई। देखिए, यूक्रेन का जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, यूक्रेन हिस्सा था यूएसएसआर का, और जहां जितने भी डेवलपमेंट वर्क हुए वो तमाम उस समय यूएसएसआर के फेज में हुए। और जब वो अलग भी हुआ तो एक ट्रेंड बना हुआ था जिसके तहत वो इंडस्ट्रियलाइज नेशन की कैटेगरी में था और उसने तमाम तरक्की की। लेकिन रशिया का कंसर्न था क्या उसमें, सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके सिक्योरिटी इश्यूज कंप्रोमाइज हो रहे थे। जब यूनिफिकेशन जर्मनी का हुआ, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी हुए, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नाटो का प्रोलिफरेशन फर्दर ईस्टवर्ड नहीं होगा, लेकिन वो हुआ। तमाम ऐसे कंट्री जो पहले वार्सा पैक्ट के कंट्री थे वो नाटो की सदस्यता मिली। इससे रशिया में बड़ी बेचैनी हुई, रशिया को कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व संकट में लगा, क्योंकि अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य हो जाता तो वो उसके डोर स्टेप पे था। एक तरफ बेलारूस, उसके बाद रशिया, कहीं ना कहीं वो अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहा था। और साथ में एक उनका मंशा तो थी ही कि जो यूक्रेन के नागरिक, जो ये 4 स्टेट के, स्पेशली जो डॉनबास का इलाका था, वो तमाम तरीके के वहां पे अनरेस्ट चल रहा था 2014 से। और 2014 से जब ये अनरेस्ट चल रहा था तो रशिया उसको मदद कर रहा था, उस अनरेस्ट को, और इस इलाके को ऑटोनोमस रीजन बनाना चाह रहा था। लेकिन अगर वो नाटो का सदस्य यूक्रेन हो जाता तो शायद ये संभव नहीं था। लिहाजा इसी सारी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए
रशिया ने हमला बोला यूक्रेन पे, और कहीं ना कहीं उसने सोचा था कि यूक्रेन को महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो पूरी तरीके से कैप्चर कर बिल्कुल। लेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि तमाम तरीके की नाटो की मदद और अमेरिका उसके पीछे खड़ा रहा। बाइडेन सरकार पूरी तरीके से यूक्रेन के पीछे खड़ी हुई और ये युद्ध इतना लंबा चला। और युद्ध लंबा चलने की देखिए वजह भी ये थी कि दोनों देश में टेक्नोलॉजी थी, हथियार थे, जी, इक्विपमेंट जी। थे, लेकिन क्या चीज लैक कर रहे थे? लैक कर रहे थे मैन पावर। मैन पावर थी नहीं, फुट ऑन ग्राउंड नहीं था, ना तो रशिया के पास ना यूक्रेन के पास। दोनों ने बहुत क्षति उठाई। एक तरफ वैगनार आर्मी इंडक्ट हुई, लेकिन वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो एक तरीके का स्टेलमेंट हुआ। आप डिस्टेंस बैटल से किसी युद्ध को नहीं जीत सकते। युद्ध जीतने के लिए आपको डिस्ट्रक्शन करना पड़ता, और आपके पास सोल्जर होने चाहिए जो उस ग्राउंड को जाके कैप्चर कर सके, रिटेन कर सके, रीऑर्गेनाइज कर सके और उसको कंसोलिडेट कर सकें। ये सारी चीजें दोनों पक्षों से नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैन पावर नहीं थी। तमाम तरीके के जो विदेशी लोग थे रशिया की आर्मी की तरफ से, उनको भी युद्ध भूमि में उतारा गया। तमाम तरीके के केसेस हुए, लेकिन ये युद्ध इतना चला। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि टेक्नोलॉजी के होते हुए भी युद्ध जीतने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, आपको सोल्जर्स ऑन ग्राउंड चाहिए। टेक्नोलॉजी विल नॉट गिव यू सक्सेस, टेक्नोलॉजी विल असिस्ट यू इन गेनिंग द सक्सेस। आपको बाकी अल्टीमेटली जो इंसान है, जो सोल्जर्स है, उनको ग्राउंड पे उतारने पड़ेंगे। और जहां तक नाटो कंट्रीज का सवाल है, जहां तक अमेरिका का सवाल है, कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को इतना ज्यादा एग्रेसिव बना रखा था, स्पेशली जिस तरीके से सदस्यता दी जा रही थी नाटो की एकदम एट द डोर स्टेप ऑफ रशिया, वो कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध की वजह बना। और एक तरीके से पुतिन साहब का इतना लंबा टेन्योर हो रखा था, उनको वो अपने कंट्री में बड़े ही स्टेबल और बड़े माइंडसेट वाले लीडर थे। उनको पता था कि अब वो रशिया के फेवर में सारी बातें कर सकते हैं। क्रीमिया उन्होंने 2014 में लिया, उस समय बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं आया। और क्रीमिया की अगर आप हिस्ट्री में जाते तो यूएसएसआर बनने जब था तो क्रीमिया को एडमिनिस्ट्रेटिवली यूक्रेन को दिया गया था, क्योंकि यूएसएसआर के अंडर ये सारे आ रहे थे, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने क्रीमिया को यूक्रेन को दिया था। जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो क्रीमिया को वापस लेना रशिया की बाध्यता थी, और साथ में आपको ब्लैक सी का डोमिनेंस चाहिए था। लिहाजा उन्होंने 2014 में इसको कैप्चर कर लिया, और उस समय भी बड़े रिसेंटमेंट हुए। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट रशिया का इन्वॉल्व था, इस वजह से ये युद्ध इस रूपरेखा में चला। लेकिन मेरा मानना है कि इस युद्ध को इतना लंबा चलाने में अमेरिका भी उतने ही जिम्मेदार जी। है, वो नाटो कंट्री भी उतने ही जिम्मेदार है जिन्होंने लगातार यूक्रेन की मदद की। और कहीं ना कहीं एक अपरिपक्वता थी जेलेंस्की की। उनको समझना चाहिए कि दूसरे की मदद से आप अपनी धरती पे युद्ध लड़ रहे हैं। आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, अपने सैनिक मरवा दिए, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल। और आप अपने देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा नहीं कर पाए। तो आपको एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह से काम करना चाहिए था, और साथ में जो नेबरली रिलेशन होता है उसको मेंटेन करना चाहिए था। रशिया के साथ टॉक टेबल पे जाना चाहिए था, और एक तरीके का आपको अपना फ्रेंडली एनवायरनमेंट जी। बना के रखना चाहिए शर्देंदु था। जी, ये आप इसके कहेंगे पहले भी अहम यूक्रेन की के साथ लड़ाई हो गई थी ये? अहम की लड़ाई ज्यादा दिख रही थी यहाँ पर? जी हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं मानता हूं कि अगर आप देश के हेड ऑफ स्टेट है तो आपको जी। इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, और आपको ज्योग्राफी आप नहीं मिटा सकते। ज्योग्राफी का मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने नेबर्स को नहीं चेंज कर सकते। बेलारूस का आपके पास एग्जाम्पल था। तमाम ऐसे यूएसएसआर के कंट्री जो यूएसएसआर से हट के इंडिपेंडेंट कंट्री हुए, उन्होंने अपना इतना बेलिजरेंट एटीट्यूड नहीं रखा, नाटो के और अमेरिका के बहकावे में नहीं आए, और उन्होंने अपने देश और राष्ट्र हितों की रक्षा की। लेकिन कहीं ना कहीं जेलेंस्की साहब का जो बैकग्राउंड था और जिस तरीके से वो पॉलिटिकल सोच रखते थे, वो उसमें मार खा गए। काफी उनको लगा कि आलोचना वो भी नाटो के जेलेंस्की सदस्य की बन हुई जाएंगे है तो सर, देश इसको तरक्की हो लेकर जाएगी। जेलेंस्की की काफी आलोचना भी हुई कि आपने लोगों की सुरक्षा को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने बस ये दिखाया कि मुझे युद्ध लड़ना है और जीतना है। जी हाँ। इससे मेरे से आपने सवाल मुझसे हाँ पूछा? जी, शर्देंदु जी आपको ही बता रही हूँ सर। हाँ बिल्कुल, अच्छा। देखिए जेलेंस्की साहब का मैं टू लार्ज एक्सटेंट उनको बिल्कुल सोली रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, क्योंकि उनको अपने देश की ज्योग्राफी और अपने देश का बैकग्राउंड समझना चाहिए था। और वो देश जो आपके साथ मिलके यूएसएसआर का पार्ट थे, तमाम तरक्की, तमाम डेवलपमेंट, तमाम तरीके का एम्प्लॉयमेंट, तमाम तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूएसएसआर के थ्रू ही हुआ था। और जब आप एक तरीके से मित्र देश की अगर कैटेगरी में रहते तो आपके देश की ये दशा नहीं बिल्कुल, होती। तो ये और गलत ग्रेजुअली फैसला स्लोली उनका रहा है
गलत फैसला रहा है, काफी नुकसान भी हुआ। तिवारी जी, अगर मैं अब बात करती हूँ भारत के रोल की, तो भारत का क्या कुछ इसमें एक बड़ा रोल प्ले हो सकता है? क्योंकि सीज फायर को लेकर चर्चा हो रही थी जब पीएम मोदी का दौरा था रूस पे, और ऐसे में कहा जा रहा था कि हो सकता है सीज फायर हो जाए, मध्यस्थता करे। उसके बाद जब यूक्रेन जाते हैं पीएम मोदी, तब भी कयास लगने शुरू हुए थे। तो क्या यहाँ पर भारत की भूमिका दिख रही है? क्या वाकई यहाँ पर पीएम मोदी का रोल रहा है, भारत का रोल रहा है? तो भारत की मध्यस्थता के लिए तो यूक्रेन और रशिया दोनों ही खुश थे। भारत की मध्यस्थता अगर दोनों तरीके खाली इंडिपेंडेंटली अगर ये दोनों देश लेते तो हो सकता था ये वॉर खत्म हो गया होता। लेकिन जो नाटो नेशंस है वो इस वॉर को खत्म होने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने यूक्रेन जेलेंस्की जैसे कॉमेडियन को वहां उनके टॉप पोस्ट पर पहुंचाया है। जो जेलेंस्की की कैरेक्टर की बात हो रही थी, तो मैं इसको जी। थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जेलेंस्की क्या थे? कॉमेडियन थे। इनको लोगों के प्रति ग्रास रूट लेवल देश की डेवलपमेंट प्रति या देश के ग्रोथ के प्रति कितनी भावना होगी उन्हीं को मालूम होगा, क्योंकि इस उस यूक्रेन की जमीन से वो नहीं जुड़े हुए हैं। इनका ओरिजिन कहीं और का है। इस देश के प्रति प्यार और देश के प्रति लगाव उन्हीं को हो सकता है, वो देश की जमीन से जुड़े होते। ये तो एक पपलू थे जिनको नाटो देशों ने मिला के चढ़ा के लड़ाते रहे। अगर इतनी समझ में होती तो ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और देश को बर्बाद नहीं होने थे। बिल्कुल। रशिया ने भी काफी ध्यान से लड़ाई की। उसने रशिया अटैक करता रहा, लेकिन रशिया ने जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से जो आसानी से अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च करके डिस्ट्रॉय कर सकता था, वो रशिया ने नहीं किया। रशिया ने 4 स्टेट जो थे वहां पर अपनी तरफ से कब्जा ढंग से किया, और बीच में वो खाली रिटेलिएट करता था। जब यूक्रेन कुछ लॉन्च करता था और रशिया उसका बड़े स्केल पर आकर रिटेलिएट करता था। अब पूरे 30 महीने और जो 34 महीने की वॉर है, इसमें कभी भी देखिए कि रशिया अपनी तरफ से रिटेलिएट की क्या है, रशिया अपनी तरफ से आगे नहीं गया। तो यूक्रेन का जो है, तो ये यूक्रेन की तरफ से कभी कभी ऐसा भी लगता था कि यूक्रेन की फौज कोई ऐसा फायर करती थी, हो सकता है उसको जेलेंस्की को मालूम हो कि ना हो, क्योंकि उनके जो जवान थे और जो लोग लड़ रहे थे वो दूसरे देश के थे, यूक्रेन के नहीं थे। अब अगला इलेक्शन यूक्रेन में होगा तो यूक्रेन की जनता को समझ में आएगा। यूक्रेन की जनता को समझ में तो आ गया होगा, लेकिन हो सकता है ये मजबूर है। क्यों नहीं जेलेंस्की के सामने, क्यों नहीं आगे धरना दे के, क्यों नहीं इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है? इसके लिए तो बेचारे, ये इसके लिए कुछ कहना मुश्किल है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। एक मेन रीजन तो ये है कि इसके 30 से 40% लोग बाहर जा चुके हैं और काफी मर चुके हैं, काफी लोग वॉर में चले गए हैं। अब ये क्यों नहीं हो रहा? अब हो सकता है कि इंटरनली नाटो कंट्रीज के लोग अंदर घुसे हुए हों, उनका मोराल ऊपर रखते होंगे कि हम आपके साथ हैं, तभी ये देश के जवान। लेकिन कई बीच में ऐसे भी न्यूज आई थी कि यूक्रेन के जवान भी डिमोटिवेटेड हो गए थे, वो भी गिव अप करना चाहते थे। बीच में यूक्रेन से एक गलती उन्होंने और की, एक कुर्स्क में जाके उन्होंने खाली क्षेत्र मिला 30 बाई 30 किलोमीटर एरिया कब्जा कर लिया। अब ये कुर्स्क वही जगह है जहां पर जर्मनी सेकेंड विश्व युद्ध में रशिया से हारी। तो रशिया ने तुरंत रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन ओवर ए पीरियड अभी पता चल रहा है कि कुर्स्क में सेना मरती जा रही है, तो ना उनको पीछे आने का भी वो नहीं है कि हम रिट्रीट करेंगे। रिट्रीट करने के लिए, वापस आने के लिए इंडिकेशन नहीं मिल रहा, उनको वहां रुकना है। अब कब तक रुके हैं? सप्लाई लाइन पीछे से बंद कर दी गई है। तो एट रेंडम जितनी भी उनकी ब्रिगेड वहां जो पहुंची हुई है, इस समय की बात है, इस विंटर के बाद वो खत्म हो जाएंगे या सरेंडर कर देंगे। लेकिन ये लड़ाई ये जेलेंस्की की नहीं है, बट जेलेंस्की के माध्यम से यूक्रेन को बकरा बना के ये रशिया के फ्रंट एक खोल के रखा हुआ, ताकि रशिया थोड़ा परेशान रहे, रशिया की थोड़ी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए। लेकिन वो भी नहीं हुआ। रशिया का गैस और उसका एक्सपोर्ट कई और माध्यम से करके एक्चुअली 2.5-3 साल में रशिया की इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल, तो लेकिन बाकी देशों पे असर पड़ा है इन लड़ाइयों का। शरदेंदु जी, क्या मानते हैं, जिस तरह से ये लड़ाइयां हो रही हैं दो देशों के बीच में, इसका कितना इकोनॉमिक नुकसान विश्व को भरना पड़ा है? देखिए, जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ है, इन्फ्लेशन की दर पूरे यूरोप में काफी स्काई रॉकेटिंग है। तमाम तरीके का स्लो डाउन आया, क्योंकि एनर्जी का जो भरपाई होती थी वो रशिया के थ्रू होती थी। आप बड़े बड़े देशों की मत बात करें, जो छोटे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारे के सारे परेशान हैं। आज की डेट में मैं जब वहां के लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो जो वहां से हिंदुस्तान है, उन्होंने बताया कि
जो उनके हीटर सिस्टम विंटर्स में काम करते थे, आज की डेट में वो विंटर्स में हीटर ऑन नहीं करते क्योंकि एनर्जी के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, वो जी। उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उतने टाइम के लिए चलाते हैं जितनी उनकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती, बाकी टाइम वो स्विच ऑफ करके रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा उससे यूरोप अफेक्टेड हुआ है, तमाम तरीके के जो स्लो डाउन आया है वो उसकी वजह से हुआ, और जो लोगों की त्रासदी है, जो लोगों की जो परचेजिंग पावर थी, जो लोगों की सेविंग कैपेसिटी थी, वो पूरी तरीके से हैम्पर हुए, पूरी तरीके से नुकसान हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट हो रखा है और लोग सस्टेन कर रहे हैं इस उम्मीद में कि यह युद्ध अंत होगा और वापस उनके एनर्जी रिसोर्सेज आएंगे और फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब जब पीस आएगी तो उसमें जो रशिया है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे एनर्जी की सप्लाई करेगा, हो सकता है उसमें रेट का बढ़ाव हो, क्योंकि रूस भी इसको काफी कुछ सफर किया हुआ है, रूस के यहाँ भी तमाम तरीके का डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी वे उसने अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करके पूरे पूरे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया है, तो उसकी भी इकोनॉमी को एक रिवाइवल चाहिए। रशिया की इकोनॉमी बहुत अफेक्टेड नहीं हुई क्योंकि उसने अपना ऑल्टरनेट रूट तैयार कर रखा था, उसने चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक टाई बना के रखे, उसने हिंदुस्तान को ऑयल की सप्लाई की और साथ में नॉर्थ कोरिया और तमाम ऐसे फेंस सिटर कंपनी जिनकी वो मदद जारी रखा, और कहीं ना कहीं यूरोप के भी तमाम ऐसे देश थे जो थर्ड सोर्स के द्वारा अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को वो पूरा कर रहे थे। तो इसलिए रशिया की इकोनॉमी आगे चल गई। देखिए, आज की डेट में डॉलर अगर इसी तरीके से पिटता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मुश्किल होगी। इसीलिए ट्रंप ने, देखिए, आज की डेट में वहां पूरी पूरी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के साथ वो ऐसे तमाम ट्रांजैक्शन को चेक कर रहे हैं जो कि डॉलर में नहीं होंगे। वो फिर से डॉलर को पूरा मजबूत करना चाहते हैं और विश्व के जितना ट्रांजैक्शन है सबको डॉलर बेस बनाना चाहते हैं, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव रूट तैयार हो रखा था, ये इस युद्ध ने इसको बताया। तो जहां तक इकोनॉमिक स्लोडाउन और इकोनॉमिक सफरिंग का सवाल है, काफी देशों ने सफर किया है, लेकिन ये युद्ध उस गति से नहीं लड़ा गया, ये फुल फ्लेजेड वॉर के तरीके से नहीं लड़ा गया, नहीं तो रशिया की माइट इतनी ज्यादा थी कि वो यूक्रेन को किसी भी समय बर्बाद कर सकता था भीषण आक्रमण करके। रशिया भी उसमें सॉफ्ट पैडिंग और इतने लिमिटेड ऑपरेशन चला रहा था, कहीं ना कहीं उसको भी डर था कि कहीं वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ब्रीच ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल उसके ऊपर हमला करे जिससे कि क्रेमलिन ध्वस्त हो जाए। तो वो भी एक बड़े नपे तुले एक्शन ले रहा था। और मेरा मानना, जहां तक कुर्स्क का सवाल है, कुर्स्क में देखिए 3 ब्रिगेड के एक्शन यूक्रेन ने किए थे। जिस दिन रशिया चाहेगा कुर्स्क से यूक्रेन के सैनिकों को हटा देगा, लेकिन उसने उनको वहां पे इंटैंगल कर रखा, उसके बहाने वो तमाम इलाकों पे हमला करता है। तो जहां तक रशिया का सवाल है, वो उसने वैसे भी इस ऑपरेशन को स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया था, कभी भी फुल फ्लेजेड युद्ध का नाम नहीं दिया, लेकिन बहुत सक्सेस होता हुआ दिखा नहीं। यूक्रेन तो पूरी तरीके से पिटा, लेकिन रशिया का जो कंसर्न था कि यूक्रेन नाटो के फोल्ड में ना चला जाए, वैसा होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि जी। देखिए, अगर यूक्रेन चला भी जाता तो एक तरफ पोलैंड है, हंगरी है, आज की डेट में फिनलैंड भी नाटो का सदस्य हो रखा, वो भी आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं और बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आपके सिक्योरिटी कंसर्न वहां से भी थ्रेटन हो सकते थे। लेकिन यूक्रेन की वजह, मेरा मानना है, कहीं ना कहीं एथनिसिटी का रिलायंस था, वो यूक्रेन को अपना ही हिस्सा मानता है और अपने ही लोगों, क्योंकि तमाम रशियन यूक्रेन में बसे और यूक्रेनियन काफी हद तक रशिया में रहते हैं, तो एक एथनिसिटी की जो एफिलिएशन है उसकी वजह से यूक्रेन को वो नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता था। जी। और इकोनॉमी देखिए, अब इसका असल समझ में तब आएगा जब युद्ध बंदी होगी, उसके बाद असेसमेंट होगा, तब आपका स्लो डाउन होगा। अभी जो मीडिया में आ रहा है वो बायस रिपोर्ट है, चाहे वो रशिया की है, चाहे नाटो किसी भी जो यूरोपियन कंट्री, वो जो भी अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जब भी युद्ध होता है, देखिए, इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है और इकोनॉमी एक डिकेड पीछे जाती है। बिल्कुल। यूक्रेन तो देखिए ध्वस्त हो गया, यूक्रेन की इकोनॉमी की तो आप बात करिए मत, वो उनको लगेगा वर्षों, 2 से 3 डिकेड लग जाएंगे, पूरा रिहेबिलिटेशन होना है, रिकंस्ट्रक्शन होना जी। है, आपके इंडस्ट्रीज को फिर से आना है, तो उसमें 3-4 डिकेड लगे, वो तो बर्बाद हो गया। रशिया एक बड़ा मुल्क है, उसका मार्केट है, उसका उसकी इकोनॉमी है, उसके तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसकी जी। खुद की है, उसका स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसकी सैटेलाइट है, उसका बिल्कुल। नेटवर्किंग है, तो इन सारी चीजों जी। को उसको रिवैम्प करना पड़ेगा, बिल्कुल। प्रॉफिट जनरेट सर करना सर पड़ेगा। समय समय देखिए, कम असर है तो दोनों देशों पे जी। पड़ा। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी तिवारी जी से। तिवारी जी, आपसे समझना चाहेंगे भारत का रोल क्या रहेगा अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, भारत के लिए कितना स्टैंड लेना होगा और भारत किस तरीके से अपने आप को देखता है यहाँ पर? 1 मिनट में देखिए, सर।
देखो, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर होगा और जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है उससे पूरी रूप से मैं सहमत हूँ। बिकॉज भारत तटस्थ रहेगा, किसी की तरफ नहीं जाएगा। जी। बिकॉज भारत ऐसी कंडीशन में है कि वो ग्रोथ के पाथ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका हम्म। है। एनी इस समय कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो ये पेस हमारा रुक जाएगा। ये पेस अगर जैसे रुका तो हमारी इकोनॉमिक जो भी हमारा फोरकास्ट है, जो हमारी उम्मीदें करने की, वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो हम्म। भारत का तो अपना एक स्टेट रहेगा अपरेंटली, जी। ऐसा बिल्कुल सामने आके किसी का सपोर्ट भी नहीं करेगा। हम्म। उसका हमेशा स्टंट रहेगा कि ये युद्ध खत्म हो। और हम्म। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने कि हम्म। ये जो युग है, ये जो डिकेड है, लड़ाई का युग नहीं है, वैसा नहीं है। इसका अप्रिशिएटेड, इसे डायरेक्ट जी। इंडिकेशन दिया था दोनों हम्म। देश को लड़ाई हो जाए। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी हो रहेगी वो किसी की तरफ नहीं जाएगी। जी इस शरदेंदु तरीके जी। से इन्वॉल्वमेंट भी होगा, बट जी अगर ह्यूमैनिटेरियन एड होगा तो हो सकता है कि ठीक है सर, इन्वॉल्व लास्ट कमेंट सर। देखिए, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल हो सकता था इस युद्ध को विराम देने में। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रिक्वेस्ट किया था, पुतिन साहब भी हिंदुस्तान की सुन रहे थे। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी का केस हो गया है। अगर हिंदुस्तान चाहता और वेहेमेंटली हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हमारा नेतृत्व उसके आगे आता तो शायद हम इसको युद्ध सीज फायर कराने में लागू हो जाते हैं। लेकिन इसके इम्पेडिमेंट थे। अमेरिका नहीं चाहता था, यूके नहीं चाहता था, फ्रांस, जर्मनी, ये जो बड़ी पावर है, नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं हम उभर के सामने आ रहे थे और मेरा मानना है कि इन ताकतों की वजह से कहीं ना कहीं हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करता। और हमारा जो एक मकसद रहा है कि हम किसी के इंटरनल पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करते, हम किसी का साइड नहीं लेते, ये दोनों पक्षों को मंजूर था। तो हमारा ये अपॉर्चुनिटी था। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट हमारे दोनों के देशों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जी। रशिया से हमारी बहुत पुरानी मित्रता है, यूक्रेन से भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। सीज फायर किसी भी तरीके से हो, अमेरिका के माध्यम से हो, नेटो कंट्री के माध्यम से हो, हिंदुस्तान के माध्यम से हो, पीस होना चाहिए। और जैसा कि तिवारी साहब ने बोला और हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये समय युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है, शांति का है, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का है, डेवलपमेंट का है। इसके तहत काम करना चाहिए। और हिंदुस्तान आज पहले भी विश्व मित्र सबका रहा, आज भी विश्व मित्र बना हुआ है। और मेरा जहां तक कहने का मतलब यह है जी। कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट अगर इसमें प्ले नहीं करती, हम्म। चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, तो हिंदुस्तान कैपेबिलिटी रखता था इस इलाके में पीस कराने की। जब हम अपने स्टूडेंट को वहां लाने के लिए 2 दिन का जी सीज फायर करा सकते, बिल्कुल, तो यानी दो अगर वॉरिंग पुतिन के फैक्शन के करीबी बीच में इस हम बात का संकेत 100% दे पीस रहे करा हैं सकते थे। तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तो संभल कर रहना होगा विश्व के सभी देशों को भी। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि शांति वार्ता ज्यादा हो, सीज फायर ज्यादा